बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे जनाब एक और अहम ख़बर है, और ख़बर यह है कि एक प्रोफाइल के तौर पे हम आपको बताते हैं, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है ये। और इंडिया, आपको पता है कि बहुत सारी आपने फ़िल्में देखी होंगी इंडिया की, और वो इंडिया अपनी फ़िल्मों में तो ये तासुर देता है कि जनाब उसकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो ऐसे कामयाब ऑपरेशन करती हैं कि वो अपने दुश्मन को यूरोप से भी तलाश करके ले आती हैं, पाकिस्तान से भी ले जाती हैं, और पाकिस्तान की सरहदों से इधर भी आ जाते हैं लोग उनके, और यहाँ से आके ऑपरेशन करते हैं और अपने बंदे भी उठा के ले जाते हैं। और अगर कोई किसी को ठिकाने लगाना हो तो वो भी ठिकाने लगा देते हैं। इस तरह की चीज़ें फ़िल्मों में बहुत दिखाई जाती हैं आपको, और बहुत ऐसा, और वो सारी होती हैं जो इंग्लिश फ़िल्में होती हैं उनकी कॉपी की होती है उन्होंने, उनका ही डब्बा प्रोग्राम होता है, और वहीं से वो स्क्रिप्ट उठाते हैं, वहीं से वो सारे बाज़-औक़ात तो ये फ़िल्में देख के ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल लोकेशन भी चेंज करने की कोशिश नहीं की गई, डायलॉग भी वही, इशारे भी वही, इस तरह के काम किए जाते हैं। एक्शन मूवीज़, थ्रिल मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो इसी तरह का एक करैक्टर है। उस करैक्टर के बारे में भारत जो है वो बहुत शोर मचाता रहता है, इल्ज़ामात भी लगाता रहता है, लेकिन आज तक उस करैक्टर तक पहुंच नहीं सका। वो फ़िल्में भी बना चुका है, इसके नाम पे एक फ़िल्म भी बनी हुई है। दाऊद इब्राहिम नाम का एक बंदा है जी, उसके नाम पे वो फ़िल्में भी बना चुके हैं। और दाऊद इब्राहिम के बारे में वो दिन रात जब भी पाकिस्तान को, अब ये सौदा बिकना बंद हो गया उधर दाऊद इब्राहिम के बारे में ना, कि वो जब दिल करता था को दाऊद इब्राहिम को नाम लेते थे और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते थे। अब क्या है जनाब, दाऊद इब्राहिम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इंटरपोल की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दुनिया की जनाब 10 मतलूब शख्सियात में शामिल हैं, और चौथे नंबर पे हैं 10 मतलूब शख्सियात में। और इंटरपोल ने इनका एक रेड कॉर्नर नोटिस है वो भी जारी किया हुआ है, और जिसका मतलब है कि जहाँ जिस मुल्क में भी हो उसकी पुलिस पे लाजिम है कि उसको पकड़ ले। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में है। ये मैं बता दूं कि दाऊद इब्राहिम के वालिद जो हैं वो इंडिया के थे, और ये ख़ुद भी इंडियन है, और इंडिया की पुलिस में इनके वालिद साहब जो थे वो जॉब करते थे, रिटायर हुए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और एंड में बताऊँगा कि ये सारा करने के बाद जब ये बात आई लोकसभा में और राज्यसभा में, यानी कि इंडिया की पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे उनके वज़ीर ने क्या स्टेटमेंट दिया और वहाँ की अपोजिशन क्या कहती है। क्योंकि इल्ज़ाम लगाते रहते हैं ये, कभी हाफ़िज़ सईद साहब का लगा दिया, कभी किसी पे लगा दिया, कभी कोई जमात लेके आ गए, कभी मसूद अज़हर साहब पे लगा दिया, लेकिन और कभी दाऊद इब्राहिम को लेके आ गए। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास तो ज़िंदा सबूत किरदार मौजूद हैं, अजमल पहाड़ी जैसे, ठीक है नहीं, अल्ताफ़ हुसैन जैसे, सरफराज मर्चेंट जैसे। हमारे पास तो ज़िंदा इंसान मौजूद हैं, कुलभूषण जैसे, कि हम तो साबित कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। और दाऊद इब्राहिम का जनाब ताकतवर शख्सियात में दुनिया का 57 नंबर पे रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इनका नाम मुजरमान की फ़हरिस्त में है। और दाऊद इब्राहिम का कारोबार जनाब मुबैना तौर पर हिंदुस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, अरब अमारात, जर्मनी, फ़्रांस, बरतानिया के अलावा यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक में फैला हुआ है। और ये एक पुलिस ऑफिसर के बेटे थे, इंडिया के थे, और इतने मुल्कों में इनका बिज़नेस है। और अमेरिका और दाऊद इब्राहिम का क्या ताल्लुक़ वास्ता है जनाब। अमेरिका, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के नाम पे फ़िल्में बहुत बन चुकी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और बहुत ही तिलस्माती किस्म का एक करैक्टर है। अमेरिका ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम को आलमी दहशतगर्दी में शुमार करता है, बल्कि इसके वालिद इब्राहिम कास्कर को भी अंडरवर्ल्ड के मुजरमों में शामिल करता है। अमरीकी हुकाम दाऊद इब्राहिम और उसामा बिन लादेन से ताल्लुकात के भी इल्ज़ाम लगाते हैं। अब उसामा बिन लादेन का तो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ भी CIA से था। रशियन जंग के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा जो हरदिल अज़ीज़ तो वो अमेरिका के थे। तो दाऊद इब्राहिम और उसामा और अमेरिका के ताल्लुकात आपको मालूम है।
और उस वक्त तो उनको रेड कारपेट दिया जाता था। और इन सब को जी अफ़गान तालिबान को भी फिर 20 साल फिर दोबारा लड़ाई, सारे 20 साल दहशतगर्द, और फिर उन्हीं के साथ मुज़ाकरात और उन्हीं से एक राहदारी ली जा रही है कि जनाब हमें यहाँ से गुज़रने दें। तो ये जनाब दाऊद इब्राहिम ने जनाब 1990 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया। ये एक अगली बात है। अब इतनी बातें हैं तो भाई पकड़ लें किसी वक्त। अमेरिका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग के धंधे में मुलव्वस है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर दाऊद इब्राहिम को जोड़ दिया गया डैनियल पर्ल के कत्ल में, उसके साथ लिंक कर दिया गया। सबूत कोई नहीं, सबूत जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ों के है नहीं। सऊद मेमन का करीबी साथी डैनियल पर्ल को धोखे से एक फ़्लैट में लाया, ये सारा एक कहानी मौजूद है जनाब। उसके बाद अगला है अब है कि ये दाऊद इब्राहिम था कौन जी। वो एक पुलिस कांस्टेबल के घर पैदा होने वाला बच्चा, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन कैसे बना, किन हालात ने शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर को दाऊद भाई बनाया। यानी दाऊद इब्राहिम जो हैं वो शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल था, ये उसके बेटे हैं जनाब इब्राहिम कास्कर के, दाऊद इब्राहिम जो हैं। तो ये इंडियन पुलिस ने इनको दहशत की अलामत बनाया हुआ था। और दाऊद इब्राहिम का पस मंज़र तारुफ़ क्या है, वो जनाब पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के एक गांव ममका में पैदा हुए 27 दिसंबर 1955 को। पैदाइश के सर्टिफिकेट में इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर तहरीर है। एक गैर मारूफ घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से दाऊद इब्राहिम के बचपन के मुतालिक कोई खातिर खा मुसद्दका मालूमात नहीं हैं। भारतीय मीडिया और इसकी हुकूमत के सिर्फ मंशियात स्मगलिंग के कारोबार से ही उनको जनाब लेबल लगा के उनको कहते हैं ये स्मगलर हैं। इसके अलावा उनके पास कोई डिटेल नहीं, कोई तफसीलात नहीं। और दाऊद इब्राहिम ने अगली बात यह है कि जनाब कोई वजह होगी, क्योंकि वैसे तो नहीं, अगर मान लिया जाए उनका फ़लसफ़ा कि ये मुजरिम हैं और ये दहशतगर्द हैं और ये स्मगलर हैं, तो फिर कोई वजह तो होगी, क्यों बने। तो उसका जवाब भी भारतीय खुफिया एजेंसियाँ ही देती हैं कि जनाब इनको भारतीय खुफिया एजेंसियाँ और भारतीय पुलिस जो है वो इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, इनको धमकियाँ दी और झूठा मवाद इनको थमा दिया जाता था। और ये इनको इस्तेमाल करने का एजेंसियों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। और जब ये काम नहीं बन पड़ा तो फिर उनके ख़िलाफ़ ही, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ ही क्या कहना चाहिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम बेराह रवी का शिकार हो गए और अंडरवर्ल्ड के डॉन बन गए। और फिर उसके बाद उनके इंडियन मीडिया में तस्करे आना शुरू हो गए, ख़बरें छपना शुरू हो गईं। और फिर उसके बाद उनकी फैमिली को, उनकी ख़वातीन को तंग करना शुरू कर दिया दिल्ली पुलिस, इस इंडियन पुलिस ने। तो जिसके बाद ये मज़ीद फिर आगे जनाब इनके मामलात ख़राब हुए। और मामलात ख़राब हुए तो फिर अफ़गानिस्तान से भी इनका रिश्ता जोड़ा गया कि अफ़गानिस्तान से जो तालिबान आते थे या पठान आते थे मुंबई में, तो उनको भी वो जो बिज़नेस के लिए रकूमात वगैरह देते थे और जो रिकवरी थी वो दाऊद इब्राहिम के ज़रिए करवाई जाती थी जी। वो पठान इस्तेमाल करते थे दाऊद इब्राहिम को, तो दाऊद भाई उनके लिए भी काम करते थे। इसी तरीके से एक इंस्पेक्टर थे जी रणबीर, जनूबी मुंबई नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात थे। तो किसी तरीके से पठान गैंग की सरगर्मियों को पाया जाए, उनकी ज़िम्मेदारी मिली, लेकिन उसके बाद पठानों को उधर पीटा गया। जब पठानों को पीटा गया तो नौजवान ने यह कहा कि जनाब मैं दाऊद इब्राहिम कास्कर हूँ और मेरे वालिद पुलिस में काम करते हैं। इंस्पेक्टर रणबीर उसे लेकर पुलिस स्टेशन आए और उस वक्त उनके दिमागों में एक तजर्बा करने का ख्याल आया और उन्होंने फ़िल्म शोले की तरह बड़े मुजरमों को ख़त्म करने के लिए छोटे मुजरमों का सहारा लेने का मंसूबा बनाया। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो पठान गैंग से
टक्कर लेगा और इस सिलसिले में पुलिस की मदद करेगी। इससे कबल दाऊद इब्राहिम एक मामूली भत्ताखोर था जो मुंबई में टेम्क स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड पर भत्ता वसूल किया करता था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको डिवाइड एंड रूल जैसे कभी किरदार का इस्तेमाल किया और पहले उसको सपोर्ट की, उससे काम लिए और उसको बाकायदा तौर पर डॉन बनाया। किसने? मुंबई पुलिस ने। तो ये 1981 में जी उसे अपने भाई के कातिलों को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसने फ़ौरन ज़मानत हासिल कर ली और फिर दुबई फ़रार हो गया, जहां दाऊद इब्राहिम ने सोने का कारोबार शुरू किया। अरबों डॉलर कमाए। खरबों डॉलर के असासे के मालिक दाऊद इब्राहिम इस वक्त की भारत की बॉलीवुड समेत फिल्म इंडस्ट्रीज़, भारत की सियासत, क्रिकेट, ब्यूरोक्रेसी समेत हर महकमे में भारी सरमायाकारी की हुई है दाऊद इब्राहिम ने। इंडिया का शहरी और ख़ुद ही सब कुछ कर रहे हैं और भारतीय पुलिस समेत कानून हाफिज करने वाले तमाम इदारे और बड़ी शख्सियात दाऊद इब्राहिम के हुक्म पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि ये सारा कुछ होता रहा, फिर कोई एक बहुत लंबी दास्तान है इनकी। 1993 में मुंबई में होने वाले 12 बम धमाकों के बाद जनाब ये इल्ज़ाम आता है कि इसके पीछे भी जी दाऊद इब्राहिम है, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। 257 हलाक हुए थे। फिर ये सारी चीज़ें, जबकि भारतीयों को बंद ने वाज़े तौर पे यह कबूल किया कि दाऊद इब्राहिम की यह कार्रवाई बाबरी मस्जिद शहीद करने का रद्द-ए-अमल है, फिर ये कहानी घड़ी गई। और उसके बाद 1993 के जो मुंबई धमाके के दीर्घ मुकदमात खुशी अदालतों में जब मुकदमा चलाए गए, इनमें दाऊद इब्राहिम पर यह कहकर मुकदमा न चलाया गया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहले ही एक मफरूर मुलजिम है और कहा गया कि जनाब वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, यानी मुकदमा भी नहीं चलाया गया। और मुकदमा चलाया जाता तो यकीनन चलने सज़ा तो हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया। फिर भारतीय इल्ज़ामात की घर में, अपने ही घर में जब सुबकी हुई, वो ये थी कि नवंबर 2014 में भारतीय हुकूमत ने अपने अंदरूनी सियासी मामलों से नज़र हटाने के लिए उस वक्त के वज़ीर दाखिला यानी कि राजनाथ सिंह जो अभी भी हैं ने पाकिस्तान पर दोबारा इल्ज़ामात लगाए, जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। और जब दोबारा इल्ज़ामात लगाए और फिर यही कहा कि इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो सियासत ज़्यादा हुई तो मामला पार्लियामेंट में पहुंचा और अपोजिशन के भरपूर मुतालबे पर तहरीरी जवाब दाखिल तलब किया गया। तो हिंदुस्तानी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हरी भाई पार्थी की जानिब से जमा कराया गया तहरीरी जवाब ये था कि मुंबई का साबिक अंडरवर्ल्ड डॉन हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रेडार में नहीं है। इसे मुल्क में वापस लाना उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब इसके जाए वक़ूआ के बारे में मालूम हो सकेगा। यानी कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात की कलई खुल गई, क्योंकि ज़बानी कलामी मीडिया में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी गई तहरीरी तौर पे और उस पर अगला सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी। तहरीरी सवाल का मतलब ये होता है, हमारे यहाँ भी यही है कि एक तहरीरी जवाब पूछा जाता है, एक ज़बानी पूछा जाता है। जब आप ज़बानी पूछते हैं तो उस पर 3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन जो तहरीरी जवाब दिया जाता है उसके बारे में बस ख़त्म, चैप्टर क्लोज़, और जो जवाब आ गया वही है, उससे आगे या पीछे कुछ नहीं कहा जाएगा। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में भी इंडियन पार्लियामेंट में यही बात की गई। तहरीरी जवाब में बता दिया गया कि उसके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के रडार पे नहीं, लिहाजा ऐसी कोई हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पाकिस्तान में है। फिर ये सारी चीज़ें जब आईं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई जनाब। और तनकीद ये थी मोदी सरकार पे कि जनाब ये 27 साल से जो आपने कमेटी बनाई हुई है, इंडियन गवर्नमेंट ने 27 साल हो गए हैं जो दाऊद इब्राहिम पे कमेटी बनाई गई है, तो वो कमेटी क्या धूल चाट रही है, क्या कर रही है? ये रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ मुल्क के कई बड़े सियासी रहनुमाओं के क़रीबी राब्तों का भी तज़किरा था। तो ये चीज़ें वहाँ पे अब हुई और अब उस कमेटी को भी कहा जा रहा है कि जनाब 27 साल
ये सारा ड्रामा चल रहा है, लिहाजा इसको बंद करें। उसके बाद जनाब उसकी जायदादें भी कुर्क की जा रही हैं, अब उसकी फैमिली की जायदादें भी कुर्क की जा रही हैं, और यहाँ तक कि अब ये भी सोचा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाए कि जी वो वफ़ात पा गया, और उसके बाद उसकी मज़ीद जायदादें हैं उनको भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ले ले और वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों में तकसीम कर दे। तो दाऊद इब्राहिम जनाब, उनकी एक बेटी से जावेद मियां दाद के बेटे की शादी भी हुई है, और ये शादी बड़ी ओपनली हुई थी, लेकिन उसमें दाऊद इब्राहिम का जो मौजूद होना वो फिर भी नहीं साबित हो सका था। तो इसलिए इंडिया जो कि ये कहता है, ये सारी स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि इंडिया पिछले कोई 35 सालों से इसी स्टोरी पे दाऊद इब्राहिम पे खेल रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम के बारे में उनको पता कुछ नहीं है। तो इल्ज़ामात पाकिस्तान पे, सारा मलबा इंडिया में, और इसके अलावा और कुछ नहीं है जनाब। तो ये था, तो मैंने कहा आपकी दिलचस्पी की चीज़ होगी, आप पढ़ लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।